हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम काफ़ी सारे प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, बट आज हम इसके यूज़ पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से प्रोनाउन हमने वहाँ पे देखे थे। हमने देखा था वहाँ पे हु, whom, which, that, एक्सेट्रा। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु है, हुम है, हुज है, हुज भी होता है एक, हुज, विच है, दैट है और एक्सेट्रा। तो इन रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच और दैट। अभी हम सिर्फ 3 प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। हु, विच और दैट आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आपने को देखने को मिला है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं हम हु को, विच को और दैट को। तो अभी सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। पहले ये देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। सबऑर्डिनेट क्लोज एक ऐसी क्लोज होती है जो कि कभी अकेले नहीं रह सकती। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि वो बिना कंप्लीट सेंटेंस बनाए अकेली नहीं रह सकती। अगर ये अकेली है तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाती है। जैसे कि हमने देखा कि आई मेट आ बॉय हु हैज़ करली हेयर। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिख रहा है कि आई मेट अ बॉय, मुझे एक लड़का मिला, हु हैज़ कर्ली हेयर। अब यहाँ पे जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो है यहाँ पर हैज़ कर्ली हेयर, यानी कि कर्ली बाल। तो ये घुंघराले बाल। अब ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये खाली इसका कोई मीनिंग नहीं है। हैज़ कर्ली हेयर इस क्लोज का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ये बिना किसी दूसरे सेंटेंस के साथ मिले बिना ये बिल्कुल अलोन है, अकेली है। इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है जब तक कि हमें इसमें कोई दूसरे प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि ये हमारी मेन क्लोज होती है। आई मेट अ बॉय एक हमारी मेन क्लोज है। ये देखो आई मेट अ बॉय, ये हमारी मेन क्लोज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज ये वाली क्लोज होती है हैज़ कर्ली हेयर। यहाँ पे जो है तो इसका कोई, ये अकेले में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले में इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है जब तक कि ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है और इसको जोड़ने के लिए हम हु, विच या दैट का यूज़ करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए हम मेन क्लोज से जोड़ने के लिए हम हु, विच या दैट का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब समझ में आ गया होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारे उसको यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में एज ए सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये एग्जाम्पल देख ही लिया, हु यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। देखो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है हु यहाँ पर, किसके लिए, सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए। हु यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। तो एक और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। द गर्ल हु केम हियर इज अ सिंगर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है केम हियर इज अ सिंगर, यहाँ आई एक सिंगर है। तो यहाँ आई एक सिंगर है का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमने इसको डिपेंड कर दिया किसके ऊपर, गर्ल के ऊपर, कि वो लड़की जो कि यहाँ पर आई वो एक सिंगर है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, गर्ल। और हु इज सबऑर्डिनेट क्लोज का क्या है, सब्जेक्ट है। हु केम हियर इज ए सिंगर, जो यहाँ आई वो एक सिंगर है। तो जो कौन, वो लड़की, क्योंकि लड़की पे डिपेंड है ये वाली क्लोज। तो जो हमारा ये है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो जैसे कि हु, विच और दैट, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लोज में। इसको सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज़ कर दिया, सब्जेक्ट के बाद हमारा ये वर्ब आ गया यहाँ पर केम। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर। द बैग दैट इज देयर इज योर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है कि द बैग दैट इज देयर इज योर्स, तो इज देयर इज योर्स एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और दैट को हमने इसमें सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। जो यहाँ है वो तुम्हारा है, बट वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, मेन क्लोज, यानी कि द बैग के ऊपर डिपेंड है। ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज यानी मेन क्लोज है। तो जो बैग यहाँ है वह तुम्हारा है, तो दैट का यूज किया है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दैट, हु और ये यहाँ पर हमने हु का दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये सब हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that। अभी हमने क्या देखा था उससे पहले, who और ये आपका which और that। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, whom, which, that आर यूज्ड एन ऑब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लोज। इनको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, एन ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लोज में ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को, जिसमें आपका आ जाता है whom, which और that। which that को हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटेंस, आई हैव अ फ्रेंड whom I like very much। तो यहाँ पर जो whom है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, कि आई लाइक वेरी मच, मैं पसंद करता हूँ उसको। ठीक है, किसको, अपने फ्रेंड को। तो आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो आई लाइक, तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पे वर्ब हो गया, और होम क्या हो गया यहाँ पर, होम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक होम यानी माई फ्रेंड, मैं किसको पसंद करता हूँ, अपने दोस्त को। बट होम जो है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है कि आई लाइक वेरी मच, मैं बहुत पसंद करता हूँ। अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि किसको पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो ये एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, आई लाइक वेरी मच, बिकॉज ये एलोन है, अभी इनकम्प्लीट है ये। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ेगा मेन क्लोज पे। तो आई हैव अ फ्रेंड, दिस इज अ मेन क्लोज, ये मेन क्लोज है। और इसको, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है जो है whom। तो whom क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर इसका रिलेटिव प्रोनाउन है ये। तो अभी एक और हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। द बैग विच आई फाउंड yesterday is hers। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है कि द बैग, जो बैग है, द बैग विच मतलब जो कि आई फाउंड मुझे मिला, yesterday उसका है। तो आई फाउंड बैग, तो बैग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये विच वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि मुझे एक बैग मिला, विच मतलब जो कि। तो जो कि मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह, जो कि जो वर्ड है यहाँ पे, विच जो वर्ड है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि whom है, विच है, दैट है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि इफ़ एंटीसीडेंट्स आर जॉइंड बाय एंड
वन बीइंग ए, यहाँ पे दो एंटीसीडेंट का यूज हो रहा है टू. इफ टू एंटीसीडेंट्स आर joined बाय एंड वन बीइंग अ ह्यूमन, उसमें से एक तो ह्यूमन है एंड द अदर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग है या फिर एक एनिमल है. तो यहाँ पे हमने कहा कि बात की हमने दो एंटीसीडेंट की बात की है. अगर दो एंटीसीडेंट को आपस में हम ज्वाइन करते हैं एंड से, उनमें से एक ह्यूमन है और दूसरा उसमें नॉन लिविंग थिंग या फिर दूसरा उसमें एनिमल है, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा. तो अभी ये बात होगी एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं. ये एंटीसीडेंट्स जो वर्ड आया है ये ऑलरेडी मैं अपनी प्रोनाउन की जब मैंने क्लास आपको समझाई थी, रूल्स डेफिनेशंस बताई थी, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था. बट मैं एक बार और बता देती हूँ. एंटीसीडेंट्स जो होता है इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज लेटर replace by a pronoun. यहाँ पे ये पूरा लिख लेते हैं इसको. यहाँ पे जिसे याद रहे क्या है ये एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. एंटीसीडेंट जो एक सेंटेंस का ही हिस्सा होता है जो कि बाद में प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका अभी पहले एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं. हाँ देख लेते थे सीता. यहाँ पे एक एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं. सीता डज हर वर्क प्रॉपरली. तो यहाँ पे जो हमारा सीता हमारा यहाँ पे एंटीसीडेंट है. क्यों? क्योंकि बाद में ये हर के लिए यानी कि हर प्रोनाउन में चेंज हो गया है. सीता अपना काम प्रॉपरली करती है, तो हर यहाँ पे सीता के लिए यूज हुआ है. तो सीता क्या है? हमारा एंटीसीडेंट है. ठीक है. तो जो वर्ड बाद में रिप्लेस हो जाते हैं प्रोनाउन में उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. तो यहाँ पे हमने बात की है दो एंटीसीडेंट की. अगर दो एंटीसीडेंट हमारे किसी एक सेंटेंस में आ रहे हैं और वो एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. जैसे द लेडी एंड हर कैट. तो देखो यहाँ पे दो एंटीसीडेंट है, एक तो लेडी और एक उसकी कैट. अब कैट क्या है? एनिमल है. और लेडी क्या है? ह्यूमन है. तो लेडी और उसकी कैट दैट. अभी हमें इसको दैट का यूज करना है. यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है. दैट क्रिएटेड द न्यूसेंस were arrested by the police. तो यहाँ पे हमें देखो हमने दो एंटीसीडेंट की बात की है यहाँ पे, लेडी की और उसकी कैट की. लेडी ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है ये, और जो कैट है वो एनिमल है. तो लेडी और उसकी कैट ने यहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट किया, मतलब एक ऐसा सीन क्रिएट किया. मतलब न्यूसेंस मतलब होता है रुकावटें. तो लेडी ने और उसकी कैट ने ऐसी बाधाएं, ऐसी रुकावटें क्रिएट की कि वर अरेस्टेड बाय द पुलिस कि पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा. तो यहाँ पे हमने दो एंटीसीडेंट की बात की है जो कि एंड से ज्वाइन हो रहे हैं. तो इसके साथ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा आपका दैट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट का यूज होगा. तो ये बात आपको ऑलवेज याद रखनी है कि जब भी दो एंटीसीडेंट आ रहे हैं उसमें से एक नॉन लिविंग होगा या फिर एक एनिमल होगा और दूसरा उसमें होगा ह्यूमन. ठीक है. आगे चलते हैं हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ. तो देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है? दैट इज यूज्ड आफ्टर ए सुपरलेटिव डिग्री. दैट का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री अगर हमारे सेंटेंस में है तो उसके बाद हम दैट का यूज करते हैं. हम देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसका. एक सेंटेंस के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं. मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट
आई हैव एवर हर्ड, आई हैव एवर हर्ड। तो जहाँ ये हमारा जो सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, ये वर्ड है जो एलोक्वेंट, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग मैं आपको बताती देती हूँ। एलोक्वेंट मतलब होता है फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब जो लगातार बोलता रहे, मतलब धारा प्रवाह, धारा प्रवाह यानी कि बिना रुके, बिना रुकावट के बोलना। तो बिना रुकावट के मिस्टर शर्मा क्या है, मोस्ट फ्लुएंट स्पीकर है, एलोक्वेंट स्पीकर है। दैट आई एवर हर्ड, शायद ही मैंने पहले कभी ऐसे सुने हो। तो यहाँ पे दैट का यूज होगा। देखो अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का है मोस्ट, मोस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर हमारे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है कोई और हमें दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना है तो हमें दैट का यूज करेंगे हम वहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 5। इफ ऑल डिनोट्स पीपल एंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल, ऑल वर्ड आ रहा है हमें और वो पीपल यानी लोगों को डिनोट कर रहा है, एंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है वो, तो हम हु और दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ना कि होम और विच का। हम होम और विच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे हु और दैट का। कब, जब हमारा ऑल पीपल यानी कि ऑल वर्ड लोगों को डिनोट कर रहा हो, पीपल को डिनोट कर रहा हो और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो। तो देख लेते हैं एक सेंटेंस इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ऑल, अभी हम इसका यूज करना है हु या दैट का। ऑल हु आर इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे हम पीपल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, कैन स्टार्ट नाउ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल हु आर इंटरेस्टेड। तो ऑल जो वर्ड आया है वो यहाँ पे पीपल के लिए आया है, लोगों के लिए आया है कि जो लोग इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए तो वे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल के साथ हमने किसका यूज किया है, ऑल के साथ हमने हु का यूज किया है। यहाँ पर ऑल के साथ हमने यहाँ पे हु का यूज किया है। ठीक है, ऑल क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, लोगों के लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हु का यूज किया है। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहाँ पे हम, ऑल द पीपल, अभी हमने पूरा ही लिख दिया ऑल द पीपल। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि लोगों के लिए हु टुक, हु टुक, ऑल द पीपल हु टुक मेंबरशिप आर हैप्पी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, ऑल द पीपल हु टुक मेंबरशिप आर हैप्पी, तो जितने लोगों ने भी मेंबरशिप ली है वो खुश हैं। तो यहाँ पे हमने हु का यूज किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रूल नंबर 5 कि अगर ऑल लोगों को, पीपल को डिनोट कर रहा है और एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो वहाँ पे हु या फिर दैट का यूज करेंगे, ना कि हम उसको किसका यूज करेंगे वहाँ पे, होम और विच का। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 6। अभी हमने देखा था कि हम किसका यूज करेंगे, हु का। हु के हमने दो देखे वहाँ पे, हु और दैट हमने बताया था। बट अगर हमारा वहाँ पे लिविंग थिंग है, पीपल का हमने देखा वहाँ पे, तो हमने हु का यूज किया। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग। अगर ऑल का मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग से है तब दैट का यूज करेंगे। लिविंग थिंग से है तो हु का यूज करेंगे, पीपल से है तो हु का यूज करेंगे। बट अगर उसका मतलब नॉन लिविंग थिंग से है तो हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जितनी भी ग्लिटर्स हैं सब गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑल, और ऑल किसके लिए आया है, ग्लिटर्स, जो कि क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ये। तो हमने किसका यूज किया है, दैट का यूज किया है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दैट का यूज़ यहाँ पे क्या हुआ, क्यों हुआ। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल द मनी। अब देखो मनी क्या है, नॉन लिविंग है, तो ऑल द मनी दैट, तो यहाँ पे सिंपली दैट का यूज हो जाएगा। दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट, तो जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने खर्च कर दिए। तो मनी हमारा है नॉन लिविंग है, मनी जो वर्ड है यहाँ पर ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के साथ हमने क्या बताया कि दैट का यूज होगा, तो यहाँ पर हमारा दैट का यूज आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन। तो एक एक वर्ड पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। देखो एक ध्यान से देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, और आपका ये हो गया एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, विल टेक दैट आफ्टर देम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन सारे वर्ड, जो ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बाद दैट का यूज होगा। तो कैसे होगा, कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, देयर वॉज somebody, देयर वॉज somebody that, देखो दैट का यूज किया हमने somebody के बाद, दैट रेज्ड द मैटर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो वर्ड हमने ऊपर बताए हैं इसमें somebody भी आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट somebody, nobody, anybody सब आ जाएंगे यहाँ पर। दूसरा हम देख लेते हैं, देयर इज मच, तो इसके बाद किसका यूज होगा, दैट का। मच दैट ही नीड्स। तो यहाँ पे हमने देखो somebody के बाद हमने दैट का यूज किया है, मच के बाद हमने दैट का यूज किया है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम, थर्ड नंबर पे एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज नॉट एनी। अब एनी वर्ड आया है यहाँ पे, तो इसके बाद किसका यूज होगा, दैट का। दैट कुड बी फॉलोड, एक और देख लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल नंबर 4, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, इतना स्पेस है अभी हमारे पास, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। तो एवरीथिंग के बाद देखो एवरीथिंग आ गया यहाँ पे, तो इसके बाद करेंगे दैट का यूज, दैट आई नीडिड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर हमारे वर्ड लिखे हुए हैं उनके जस्ट बाद हम ऑलवेज दैट का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट रूल नंबर 8, इफ द वर्ब इज मेंशन्ड, अगर वर्ब मेंशन्ड है, ठीक है, वर्ब मेंशन है, द सेम प्लस नाउन इज फॉलोड बाय दैट। अगर यहाँ पे सेम प्लस नाउन के बाद वर्ब है, वर्ब गिवन है, तो हम उसको दैट से फॉलो करेंगे, यानी कि वर्ब से पहले हम दैट लगाएंगे। तो कैसे, अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज सेम फेलो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेम, तो दिस इज द भी आएगा यहाँ पे, दिस इज द सेम फेलो, तो द सेम लगा है, द सेम फेलो के बाद नाउन है, यहाँ पे देखो ये नाउन है, ये है आपका नाउन। और इसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब से पहले दैट लगाएंगे, तो हमने पहले दैट लगा दिया
और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब, केम यस्टरडे, यस्टरडे ऑल्सो। तो देखो इस सेंटेंस को एक बार समझ लेते हैं। दिस इज द सेम, हमने क्या बोला यहाँ पे, द सेम प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो हमारा आया है ये आया है द सेम, उसके बाद हमारा ये आया है फेलो नाउन, और इसके बाद हमारा सीधा क्या आ रहा है, ये वर्ब। तो हमने क्या कहा है कि वर्ब से पहले, वर्ब से पहले हम दैट का यूज करेंगे। तो द सेम और नाउन आ रहा है अगर हमारा किसी सेंटेंस में, और उसके बाद वर्ब आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में तो हमारा हो जाएगा द सेम। देखो क्या हो जाएगा हमारा, द सेम प्लस नाउन प्लस दैट प्लस वर्ब। तो ऐसे हमारा कुछ दिखेगा, द सेम प्लस नाउन प्लस दैट प्लस वर्ब। ठीक है, ये तब होगा जब वर्ब होगा जस्ट उसके बाद। एक और देख लेते हैं सेंटेंस इसका, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं हमारा। दिस इज द सेम, तो यहाँ पे भी द सेम है, उसके बाद हमने यूज किया है मैन का, फिर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब डिसीव्ड मी। तो ये सेम वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया। तो द सेम प्लस नाउन यानी मैन प्लस दैट प्लस वर्ब यानी डिसीव्ड। तो यहाँ पे हम समझ गए हैं कि दैट का यूज हम कहाँ करेंगे, हु का यूज हम कहाँ करेंगे, और हु जो हमारा हु वर्ड है वो हमारा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। दैट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, विच हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, या फिर एनिमल के लिए यूज होता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज, कि हम उनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको जो पहले बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ आपको। हमारे कौन कौन से होते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हु हो गया आपका, हुम हो गया आपका, विच हो गया, ये व्हाट हो गया, व्हाट इज योर नेम वगैरह एक्सेट्रा, वेयर हो गया आपका, वेयर। तो ये सब जितने भी हमारे WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं जो हमारे, जो इंटेरो करते हैं यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनके यूज देख लेते हैं हम। सबसे पहले रूल 1 हम पढ़ेंगे। तो रूल 1 में सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा है, हु इज यूज्ड। हु जो वर्ड है हमारा उसको हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए, जैसे हु इज प्लेइंग, तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट की जगह पर आया है कि कौन खेल रहा है, तो आंसर मिलेगा ही इज प्लेइंग। हु इज सिंगिंग या हु इज कुकिंग, कौन खाना बना रहा है, तो माई मदर इज कुकिंग। तो यहाँ पे जो हु है हमारा वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा देख लेते हैं हुम। हुम इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। हुम जो वर्ड है हमारा वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे हु तो सब्जेक्ट के लिए हो गया, तो हुम ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ, हुम हैज ही इनवाइटेड, यहाँ पे whom has he invited, उसको, उसने किसको इनवाइट किया, तो यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट है, उसने किसको इनवाइट किया, तो whom क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा कि उसने राम को इनवाइट किया या उसने मुझे इनवाइट किया। ही हैज़ इनवाइटेड मी, तो आंसर मुझे क्या लगा के मिल रहा है, ऑब्जेक्ट लगा के मिल रहा है। तो इसीलिए whom का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हुज का यूज करते हैं हम फाइंड आउट ओनर, ओनर फाइंड करने के लिए कि यह बुक किसकी है, यह पेन किसका है, ये स्केल किसका है। तो ये हम करते हैं इसको ओनर फाइंड करने के लिए। तो इसका ये देख लेते हैं, हुज पेन इज दिस, कि यह पेन किसका है। तो हम पूछ रहे हैं ओनर के बारे में कि भाई इस पेन का मालिक कौन है, इस पेन का ओनर कौन है, तो तब हम हुज का यूज करेंगे, हुज बुक इज दिस, ऐसे। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि प्रीपोजिशन प्लस हुम कैन बी यूज्ड बट नॉट
प्रीपोजिशन प्लस हु। प्रीपोजिशन प्लस हुम को हम यूज कर सकते हैं, बट प्रीपोजिशन प्लस हु को हम यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बाय, बाय इज द प्रीपोजिशन। बाय whom was the गीता written। तो जो यहाँ पे गीता वर्ड आया है वो बुक के लिए आया है, गीता। तो गीता को किसने लिखा, गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो देखो बाय हमारी प्रीपोजिशन है, तो बाय के साथ हम whom का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय हु यूज नहीं कर सकते हम। अगर प्रीपोजिशन है हमारे पास, अगर एक और बात बता देते हैं, अगर प्रीपोजिशन हमारे एंड में आती है, जैसे एंड में आ गई बाय, तो अगर प्रीपोजिशन एंड में आ रही है तो हम हु का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन अगर शुरू में आ रही है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रही है, तो हम हु का यूज करेंगे। तो कैसे देख लेते हैं। हु वॉज द गीता, हु वॉज द गीता रिटन बाय। तो यहाँ पे गीता किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पे आ जाएगा हु, और बाय देखो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, प्रीपोजिशन हमारे लास्ट में है, तो यहाँ पे हम हु का या हुम का यूज नहीं करेंगे, हम हु का यूज शुरू में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। अभी एक कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं हम, थोड़े से इससे अलग है जरा। एक कुछ और वर्ड हम देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमने बोला हु आर यू, हु आर यू। ठीक है, तो ये सही है कि भाई आप कौन है, ये सेंटेंस हमारा सही है। बट अब हु आर यू जो सेंटेंस है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये WH वाला वर्ड है, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, प्लस इसमें सब्जेक्ट आ रहा है। तो WH के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज एम आर वगैरह, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिखें इसको आई डोंट नो, आई डोंट नो हु आर यू, हु आर यू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु आर यू, कि आप कौन है। तो ये वाला सेंटेंस जो होगा हमारा गलत होगा। अभी तो आप ये वाला हमारा गलत होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि हु आर यू, ये वाला सेंटेंस सही है। तो हु आर यू यहाँ पे क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब भी दो सेंटेंस हमारे आपस में मिलेंगे, एक WH फैमिली वाला यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उससे पहले अगर एक सेंटेंस और ज्वाइन हो रहा है, तो तब हमारा जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हु यू आर। हु यू आर ये हमारा सही होगा। कब? जब हमारे दो सेंटेंस यूज होते हैं और हु हमारा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो जब दो सेंटेंस आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, तब उस समय हु जो है, हु के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद हमारा वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम, रूल नंबर 3। इफ अ चॉइस इज बी मेड बिटवीन 2 और मोर, तो विच इज यूज्ड। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये सेंटेंस है क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा के बीच में अगर हमें चॉइस करनी पड़ रही है, तो हम विच का यूज़ करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच का। कब? जब हमें 2 और मोर के बीच में क्या करनी पड़ रही है? चॉइस करनी पड़ रही है तब। तो कैसे? विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, इन द क्राउड। तो देखो सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे, सेंटेंस कह रहा है कि क्राउड में तुम्हारा भाई, मतलब तुम्हारा भाई कौन सा है। क्राउड क्या है? भीड़ है। तो भीड़ में से हम किसको चूज कर रहे हैं? एक को चूज कर रहे हैं। भीड़ में से हम किसी को चूज कर रहे हैं। तो जब हम भीड़ में से या फिर दो जनों में से, दो से ज़्यादा में से किसी एक को चूज करते हैं, तब हम विच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम हु नहीं लिखेंगे। अभी हम लिखने लगे, अगर हम ये बोले कि हम ऐसे लिख सकते हैं, हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, इन द क्राउड। तो ये हमारा रोंग होगा, गलत होगा ये। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि हमें विच का यूज़ करना है, हु का यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे विच का यूज़ करना है। विच इज़ द करेक्ट एंड हु इज़ द रोंग। एक और देख लेते हैं यहाँ पे हम, हु
इज सॉरी हु ऑफ द सर्वेंट्स Who of the servants do you want? तो सेंटेंस है हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, कि सर्वेंट में से तुम्हें कौन चाहिए, किसको तुम चाहते हो। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, हु का। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि हमें विच का यूज करना है, तो ये हमारा यहाँ पर रोंग होगा। हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, विच का। हम लिखेंगे विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या रोंग है, हमें क्या यूज़ करना है, हमें विच का यूज़ करना है। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा में से किसी को चूज़ कर रहे हैं, कोई एक चॉइस हम रख रहे हैं, तो हमें विच का यूज़ करना है। देखिए देखते हैं हम रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है कि हुज इज़ नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। हुज का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो अभी ये देख लेते हैं कि भाई क्यों नहीं करेंगे इसका यूज़ हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका है हमारा हुज बुक इज दिस। अब ये वाला सेंटेंस हमने पहले बताया था कि भाई हुज बुक इज दिस, अगर किसी ओनर की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई ओनर है, तो ओनर के लिए कि भाई ये बुक किसकी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हुज का। तो ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक और सेंटेंस से इसको समझ लेते हैं कि भाई हुज का तो नॉन लिविंग के साथ हो गया, बुक तो नॉन लिविंग है, बट हमें ने यहाँ पे बुक के लिए हुज का यूज़ नहीं किया है। हमने लिखा है कि ये बुक किसकी है। हमने यहाँ पे लिखा है बुक के, बुक नहीं है यहाँ पे, बुक तो नॉन लिविंग है, देखो ये तो नॉन लिविंग है। तो हम यहाँ पे किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, हम बुक के लिए नहीं पूछ रहे, हम पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, यह बुक है किसकी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो लिविंग के लिए होगा, कि भाई लिविंग पर्सन के लिए आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर लिविंग पर्सन के लिए होगा, तो ये सेंटेंस सही है। बट अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस हम लिखें जिसमें हुज नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ है, तो देख लेते हैं कैसे। दिस इज द फ्लाईओवर। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन was done by मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, देखो दिस इज द फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर क्या है हमारा, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। अब हुज इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन किसका हो रहा है, फ्लाईओवर का, नॉन लिविंग का हो रहा है। वॉज डन बाय मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर के द्वारा किया गया। तो अब ये इनॉग्रेशन के जो हो रहा है फ्लाईओवर का हो रहा है, तो हुज जो आया है वो नॉन लिविंग के साथ आया है, वो नॉन लिविंग के साथ आया है। तो बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हुज का यूज नहीं कर सकते, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम हुज का यूज नहीं करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको करेक्ट करके लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द flyover, this is the flyover, the inauguration of which was done by minister, तो इस सेंटेंस को कुछ हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हमने क्या देखा, नॉन लिविंग के साथ विच का यूज हुआ है, ना कि हुज का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या डाउट है या आप क्या और समझना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।